हाय फ्रेंड्स। तो आज फाइनली निफ्टी ने 23,500 का लेवल भी टच कर लिया। अब आप में से बहुत लोग जो मार्केट में इन्वेस्टेड हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट को हो क्यों गया है, ये गिरना रुक क्यों नहीं रहा। अब तो एफआईएस भी 3,000-4,000 करोड़ की सेलिंग ही कर रहे हैं कैश मार्केट में, फिर भी मार्केट इतना गिरा क्यों जा रहा है। देखिए, इन सब की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, साथ ही निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में भी बात करेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट की कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में इतनी गिरावट हो क्यों रही है। ये गिरावट स्टार्ट हुई थी जब एफआईआईज़ ने अपना सेलिंग स्टार्ट किया था इंडिया में। उसके बाद हुआ क्या कि Q2 के रिज़ल्ट आने लगे, और Q2 के जब रिज़ल्ट आए तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग आए। खासकर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन से लो आए, जो ये दिखा रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी में और इंडियन मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन है और उतना सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा जैसे कि जीडीपी का हेडलाइन नंबर हमारा सजेस्ट कर रहा है, जो कि हम मानते हैं एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि दो तीन चीज़ें हो गई हैं एक साथ। एक तो मार्केट में एफआईआईज़ की सेलिंग लगातार चल रही है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड अगर आप देखेंगे वो 4.5 के आसपास पहुंच गई है, जो कि लगभग 6 महीने की ऊंचाई पर है, और जो वहाँ का डॉलर इंडेक्स है वो 106 के आसपास पहुँच गया है। अब अगर यूएस मार्केट में ही आपको रिस्क फ्री इतना बढ़िया रिटर्न मिलेगा तो काफ़ी इन्वेस्टर्स तो वहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं। वैसे भी वहाँ पे ट्रम्प ट्रेड हुआ था जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हुए थे इस होप में कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आएंगे, और हुआ भी वही। मार्केट पहले भी भाग रहा था और ट्रम्प के इलेक्शन के बाद भी भागा, लेकिन अब वो ट्रेड धीरे धीरे अब ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, हम इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर आते हैं, जिसमें इंडिया और चाइना दो बड़ी कंट्रीज़ हैं। अब चाइना का मार्केट सस्ता है तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। इंडिया का मार्केट वैल्यूएशन वाइज वैसे ही हाई था। अब जब रिज़ल्ट भी नहीं आएंगे और कंपनी की अर्निंग्स और ग्रोथ पोटेंशियल पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो यहाँ पे तो एफआईआईज़ बेचेंगे। तो वहाँ से ये बिकवाली स्टार्ट हुई। उसके बाद हुआ क्या कि कभी भी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने ऐसी लंबी सस्टेन्ड बिकवाली जो कि चली हो 1.5 महीने तक, वो नहीं देखी थी। जनरली उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया था, खासकर जो नए इन्वेस्टर जो लास्ट 4 साल में आए हैं, उन्होंने देखा था कि शार्प सेल ऑफ आता है, थोड़ा सेल ऑफ आता है 2-3-4% का मार्केट में, और उसके बाद वो बहुत ही जल्दी डिप बाय हो जाता है और वो रिकवर हो जाता है। इस बार ये जो सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड चल रहा है, उससे काफ़ी इन्वेस्टर्स इस डर से कि कहीं उनका प्रॉफिट पूरा ही वाइप आउट ना हो जाए या उनकी प्रॉफिट की पोजीशन लॉस ना हो जाए, अब उनकी बिकवाली आ रही है, क्योंकि वो अब अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं पैनिक में। देखिए, मार्केट में भी लाइफ की तरह ग्रीड और फियर, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, और जैसे लाइफ में ग्रीड और फियर दोनों नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे ही मार्केट में ये दोनों फैक्टर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने पिछले 1 से 1.5 महीने में लगभग कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 8-10 वीडियोज़ में आपको बोला होगा कि ये टाइम नहीं है ग्रीड करने का, ये टाइम नहीं है और पैसा इन्वेस्ट करने का। आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए और एसेट एलोकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और उसमें आपको ये कॉल लेनी होती है कि आप हमेशा मार्केट के टॉप पर नहीं बेच पाएंगे, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेबल पर छोड़ना पड़ेगा। अगर आप वो छोड़ेंगे नहीं और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बिल्कुल टॉप पे निकल जाऊंगा, तो वैसा प्रैक्टिकली करना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। कभी एक आध बार तुक्के से अगर आप कर भी लेंगे तो वो सस्टेन्ड बेसिस पे आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एसेट एलोकेशन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने अभी एक पिछले लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक चीज़ आपको और बोली थी कि 23,500 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी का, जो कि 200 डीएमए है हमारा। तो वहाँ से ही मार्केट ने आज घूमा है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि जब तक हम 25,100 के ऊपर नहीं बंद होते, डिसाइसिव क्लोज नहीं देते, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया मार्केट का। अब एज एन इन्वेस्टर आपको करना क्या है, बेसिकली देखिए, आप 2-3 कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। पहली कैटेगरी तो वो इन्वेस्टर्स की है जो या तो सिर्फ एसआईपी रूट से इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट स्टॉक में उनका एक्सपोजर बहुत कम है। तो इन इन्वेस्टर्स को तो मेरी सलाह है कि आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू करिए, बल्कि अगर हो सके तो थोड़ा उसका अमाउंट बढ़ा दीजिए, थोड़ा आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 23,500 के लेवल भी एक अच्छा लेवल है, नहीं तो आप 23,000 और फिर 22,000 के लेवल पे 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं।
22,000 के नीचे की मंदी मुझे क्यों नहीं दिख रही है, मैं उसका एक थोड़ा सा जिक्र करूंगा इस वीडियो में, बाकी डिटेल में उसके ऊपर एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो आप ये SIP के ज़रिए कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स वो हैं जो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपने मार्केट में पार्टिसिपेट किया है लास्ट 1.5 से 2 साल या उससे पहले से, तब तो आपने प्रॉफिट बनाया होगा और अभी भी आप लॉस में नहीं आए होंगे, या छोटे मोटे लॉस में आए होंगे, लेकिन ज़्यादा बड़े लॉस में नहीं आए होंगे। तो अगर आपने अच्छी क्वालिटी के शेयर खरीदे हुए हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके रिजल्ट्स ठीक ठाक या अच्छे आए हैं, और जो आपने बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे, बहुत ही हाई PE मल्टीपल पर नहीं खरीदे हैं, तो आपको मार्केट में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि नीचे के लेवल पर आप ऐसे अच्छे स्टॉक जो कि पहले बहुत महंगे थे और अब थोड़े सस्ते हो गए हैं, थोड़े रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ गए हैं, आप उनको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। 23,000, 22,000 इस लेवल पे आप उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक तीसरी कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं जो कि फोमो की वजह से मार्केट में आए होंगे कि भैया उनके दोस्त पैसा बना रहे हैं स्टॉक मार्केट से, नेबर्स पैसा बना रहे हैं, ऑफिस में कोलीग्स पैसा बना रहे हैं, और उन्होंने मार्केट में एंट्री अगर करी है लास्ट से 3 से 6 महीने के पीरियड में, जब ये मार्केट धड़ाधड़ भाग रहा था। तो अगर आपने ऐसे स्टॉक खरीद लिए हैं जो कि या तो बिल्कुल ही कचरा या बेकार स्टॉक हैं, जिनका प्राइस वैल्यू के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, या फिर अच्छे स्टॉक आपने खरीदे हैं, फंडामेंटली स्टॉक आपने अच्छे खरीदे हैं लेकिन वो बहुत हाई वैल्यूएशन पे खरीदे हैं, तो देखिए अब दोनों में से एक तरह का लॉस आपको बुक करना पड़ेगा। एक है एक्चुअल लॉस जो कि बहुत पेनफुल होता है, आप में से ज़्यादातर लोग शायद नहीं भी कर पाएंगे, लॉस में बेच के अपनी पोजीशन नहीं काट पाएंगे। और दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस से मेरा मतलब है कि जब ये स्टॉक्स वापस चलना स्टार्ट होंगे, तो उसमें 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल का टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्टॉक आपने किस लेवल पे ख़रीदा है, उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, उसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट कितना है, उस इंडस्ट्री, उस सेक्टर में ओवरऑल क्या होता है। तो 3 से 1 महीने का साल, 3 महीने से 1 साल का लेवल आप टाइम फ्रेम मान के चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जिनका ज़्यादातर पोर्टफोलियो बेकार कचरा स्टॉक्स में है, या फिर बहुत ही ऐसे स्टॉक्स में हैं जिनमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स ना के बराबर हैं। अब देखिए, आप उसको या तो आप पड़े रहने दीजिए, उसमें आपका अपॉर्चुनिटी लॉस है, लेकिन आप एक साथ में एक काम कर सकते हैं कि जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, खासकर जो बड़े लार्ज कैप या मिड कैप स्टॉक्स हैं, जो आपको ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, जैसे 25 के मल्टीपल पे, 30 के मल्टीपल पे, या ज़्यादा से ज़्यादा 35 के मल्टीपल पे, आप उनको नीचे के लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। आपको कम से कम 3 साल का पर्सपेक्टिव लेके उन स्टॉक्स को खरीदना है। अच्छा, अब एक बात जो मैं आपको कह रहा था कि बड़ा रिस्क क्या है मार्केट में। देखिए, बड़ा रिस्क मार्केट में ये है कि एक तो हमारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं, और इन जनरल इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो कंज्यूमिंग क्लास है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, क्योंकि उन लोगों की इनकम और उनके जो सैलरी इंक्रीज़ वगैरह हैं वो उस रेट से नहीं हुए हैं जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। लास्ट 2 महीने में हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन काफ़ी हाई रही है, और उसके अलावा एक फैक्टर ये भी चल रहा है कि आगे जाके अगर कंपनीज़ केपेक्स नहीं करती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ केपेक्स नहीं करती हैं, तो भी हमारी इकॉनमी के लिए ये एक बहुत अच्छी बात नहीं होगी। इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट ने भी इस फाइनेंशियल ईयर के शुरू के 6 महीनों में ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करी है। अब लेकिन गवर्नमेंट के सोर्सेज बता रहे हैं कि वो अगले 6 महीने में अच्छी स्पेंडिंग करने का विचार कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट केपेक्स फिर भी हमें चाहिए, लेकिन प्राइवेट केपेक्स डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर लोगों की डिमांड नहीं आएगी, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हों, चाहे छोटी कारें हों, चाहे FMCG प्रोडक्ट्स हों, अगर वहाँ पे डिमांड नहीं आएगी, और पहले तो हम रूरल डिमांड के बारे में चिंता कर रहे थे, अभी रिसेंटली तो कुछ आर्टिकल शायद आपने देखे होंगे कि अर्बन डिमांड में भी सॉफ्टनेस दिख रही है। तो अगर डिमांड नहीं आएगी तो जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ है कंपनी की वही पूरी तरह यूटिलाइज़ नहीं हो रही, तो वो एडिशनल कैपेसिटी क्यों बिल्ड करेंगे। तो एक थोड़ा ये विशियस सा साइकिल बन जाता है। अब देखते हैं इसमें Q3 में हमारा कैसा रहता है, कंपनीज़ के रिज़ल्ट कैसे रहते हैं, उसके बेसिस पे हम एक आगे का व्यू बनाएंगे। मैंने अपने वीडियो में एक ये भी आपको बताया था, एक पुराने वीडियो में, कि मार्केट हर साल जनवरी टू मार्च के बीच में एक अपॉर्चुनिटी देता है एंटर करने की।
तो आपको उस पीरियड का वेट करना है, उसमें उस साल का लोएस्ट लेवल आपको मिलता है। अगर आपको लोएस्ट लेवल ना भी मिले, वहाँ से आप 2-4% ऊपर पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक मौका मिलेगा जनवरी से मार्च के बीच में इन्वेस्ट करने का। तब आप इन्वेस्ट करिए धीरे धीरे, और फिर आपका मीडियम टर्म में आराम से पैसा बन सकता है। मीडियम टर्म का सोचेंगे तो शायद शॉर्ट टर्म में भी बन जाए, लेकिन आपको व्यू 3 से 5 साल का रखना है। अब एक क्रिटिकल फैक्टर जो कि इस सारे कैलकुलेशन को बिगाड़ सकता है, वो है यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड। देखिए, यूएस इकोनॉमी में अभी सब कुछ हंकी डोरी चल रहा है, रोज़ नए लाइफ हाई पे लाइफ हाई बन रहे हैं, डाउ जोन्स में भी, नैस्डैक में भी, S&P में भी। और वहाँ पे सबको ये उम्मीद थी कि ट्रंप आएगा तो मार्केट भागेगा। वो तो शुक्र हुआ ट्रंप आ गया तो मार्केट भाग गया। अगर वहाँ का मार्केट ऑलरेडी, सोचिए अगर कमला हैरिस आ जाती और करेक्ट होता तो इंडियन मार्केट पे और कितना इम्पैक्ट आता। तो अगर यूएस का मार्केट अब करेक्शन देता है किसी भी रीज़न से, क्योंकि वहाँ पे एक फैक्टर ये भी है कि फेड चाहे अगले दिसंबर में भी रेट कट करेगा, लेकिन वहाँ का बॉन्ड मार्केट कुछ और कह रहा है। वहाँ की बॉन्ड डील लगातार बढ़ रही है और वो 4.5 के आसपास पहुँच चुकी है। तो वो बॉन्ड मार्केट ये मान के चल रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अनाउंस किया हुआ है कि वो टैक्स कट्स वगैरह करेंगे डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा उनकी इकोनॉमी। और अगर इकोनॉमी पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया तो फिर यूएस में ओवरऑल इकोनॉमी का क्या होता है, वहाँ पे रेट कट में पॉज आता है या फेड का क्या रुख रहता है, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। क्योंकि वहाँ पे एक एंगल यूएस के बढ़ते हुए डेट का भी है। उनका डेट ऑलरेडी $35 ट्रिलियन को पार कर चुका है। अब उनका डेट सर्विसिंग में ही $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का खर्चा होता है। अगर ये इसी रेट से बढ़ता रहा तो ये सस्टेनेबल लेवल नहीं है। और इस पे कहाँ पे जाके ये रुकता है, कहाँ पे इसमें कम होना ये शुरू होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। तो मेरे हिसाब से अभी ये एक आउटलायर फैक्टर है जो कि अगले साल के लिए एक बड़ा रिस्क हो सकता है। उसके अलावा मेरे को मार्केट में ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं दिखता। 10% का करेक्शन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। 10% एक साइजेबल करेक्शन होता है। 20% से ज़्यादा करेक्शन अगर टॉप से हो जाता है मार्केट में तो हम बियर टेरिटरी में चले जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता इंडियन मार्केट में होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-5% या ज़्यादा से ज़्यादा 10% का और करेक्शन आ सकता है, बट उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए मेंटली। हो सकता है मार्केट 23,500 से घूम जाए, हो सकता है मार्केट 23,000 से घूमे, या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो में मुझे लगता है मार्केट 22,000 पे सपोर्ट ले लेगा। तो इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है और धीरे धीरे अपने पसंदीदा स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स, उनमें आपको पैसा लगाना है, धीरे धीरे आपको एक्यूमुलेट करना है। थोड़ा बात गोल्ड और सिल्वर पे भी कर लेते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि गोल्ड में और सिल्वर में क्योंकि बहुत बड़ी रैली आ चुकी है ऑलरेडी, तो आपको आधा पैसा अभी लगाना है और बाकी हर 4 से 5% के फॉल पे लगाना है। तो अब आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों एक अच्छा मौका दे रहे हैं। सिल्वर लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच के अब 90,000 के लेवल के आसपास आ चुका है, और गोल्ड भी 82,000 लेवल टच करके 75,000 के आसपास आ चुका है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने तब ऑलरेडी हाफ पैसा इन्वेस्ट कर दिया था तो अब आपको एक इंस्टॉलमेंट और डाल देनी चाहिए, और हर 4 से 5% के करेक्शन में आपको एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, जो कि है 2 से 3 साल का। क्योंकि फंडामेंटल अभी भी दोनों के बहुत अच्छे हैं और इनमें एक अच्छी रैली आने की उम्मीद है। तो आपको गोल्ड और सिल्वर में रहना है। इसमें पैसे भी आपके बनेंगे और साथ में ये आपको एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट देता है। क्योंकि आप कभी भी ये नहीं चाहते कि आपका पूरा पैसा 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड हो। तो कभी भी अगर कोई बड़ा फॉल आता है मार्केट में तो आपके पास एक हेजिंग टूल होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। अब यूएस डेट मार्केट से रिलेटेड और कुछ चाइना के जो फैक्टर्स हैं वो कैसे प्ले आउट करेंगे 2025 में, उसके बारे में एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।